नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अधिकतर लोग पहले से इस आंकड़े को जानते होंगे कि देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को भारत सरकार मुफ्त अनाज देती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तहत 11,80,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 साल के लिए इस स्कीम को जनवरी में ही आगे बढ़ा दिया है। भारत सरकार का दावा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कल्याण योजना है जो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन और पोषण की सुरक्षा मुहैया कराती है। तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का यह आंकड़ा आप याद रखिएगा। इस पर हम आगे लौटेंगे भी और चर्चा भी करेंगे। इस सब के बीच ताजा खबर अब यह आई है कि भारत सरकार का दावा है कि देश में गरीबी काफी घट गई है। बस 5% लोग ही अपने देश में अब गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं, यानी 95% भारत की आबादी गरीबी रेखा के ऊपर आ चुकी है। ये दावा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के आंकड़े और विश्लेषण के आधार पर नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने किया है। ये सर्वे अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान 2,61,746 परिवारों के बीच किया गया। इस सर्वे के लिए लोगों को 20 अलग अलग वर्गों में रखा गया। नीति आयोग के CEO के मुताबिक सभी वर्गों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण इलाकों में 3,773 रुपये रहा और शहरी इलाकों में 6,459 रुपये रहा। अगर सबसे निचले 5% वर्ग में देखें तो औसत प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण इलाकों में 1,373 रुपये रहा और इसी वर्ग के शहरी इलाकों में यह खर्च 2,001 रुपये रहा। उनके मुताबिक अगर गरीबी रेखा को लें और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर रख कर देखें तो इस सबसे निचले वर्ग की औसत उपभोग पहले जितना ही बना हुआ है। नीति आयोग के CEO ने कहा कि इसका मतलब है कि देश में गरीबी 0 से 5% के इस वर्ग में ही बची है, लेकिन उन्होंने इसे अपना आकलन बताया और आगे का आकलन अर्थशास्त्रियों पर छोड़ दिया। हम इस पर आगे अर्थशास्त्रियों और इकोनॉमिक्स को समझने वाले कुछ जानकारों से बातचीत भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो 81 करोड़ लोग किस वर्ग में आते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। वो 5% के भीतर हैं या 0 से 5% के ऊपर निकल चुके हैं। पहले साल 2022-23 के लिए NSSO के सर्वे के कुछ और आंकड़ों पर निगाह डाल लेते हैं जो भारतीय समाज में आए अहम बदलावों की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले बात ये प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग खर्च यानी मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बीते 10 सालों में दोगुना हो चुका है। यानी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अब अपने ऊपर ज्यादा खर्च करने लगे हैं। अब इस बात को आंकड़ों से आपको समझाते हैं कि क्या अंतर आया है। 2011-12 में ग्रामीण इलाकों में यह खर्च 1,430 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीने था, जो 2022-23 में 3,860 रुपए प्रति व्यक्ति हो चुका है। यानी 10 सालों में अपने ऊपर खर्च करने की क्षमता दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी अगर मैं 10 साल पहले अपने ऊपर 1 रुपया खर्च करता था तो अब मैं 2.5 से 3 रुपये अपने ऊपर खर्च कर रहा हूं। यानी मुझे खर्च करने की हिम्मत मेरे अंदर आ गई है, ताकत मेरे अंदर आ गई है, आर्थिक शक्ति मेरे अंदर आ गई है। जबकि 2011-12 में शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति ये खर्च 2,660 रुपये था, जो अब 6,521 रुपये महीना हो चुका है। अब सवाल है कि यह खर्च बढ़ा है तो कहां बढ़ा है, यानी किन चीजों पर लोगों ने आमतौर पर खर्चा किया है। NSSO के आंकड़ों में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि गांव और शहर दोनों जगह अब खाने पीने के सामान पर खर्च का अनुपात घट गया है। यानी पहले लोग अपनी कमाई का जितना खाने पीने पर खर्च करते थे, अब अनुपात में उससे कम कर रहे हैं। गांवों में खान पान पर अब प्रति महीने प्रति व्यक्ति औसतन 1,750 रुपये महीना खर्च होता है, जो प्रति व्यक्ति कुल खर्च का केवल 46% है। जबकि शहरों में लोग 3,950 रुपये महीना खान पान पर खर्च करते हैं, जो कुल खर्च का 39% है। गांव में लोग खान पान से अलग अन्य सामान पर 2,023 रुपये खर्च करते हैं, जो कि 54% है।
और शहरों में 3,939 रुपये खर्च करते हैं, जो कि 61% है। ये ध्यान रखिए, ये सभी आंकड़े प्रति व्यक्ति प्रति महीना औसत खर्च के हैं। ये बात भी काफ़ी अहम है कि इस सर्वे के मुताबिक खान पान के तरीके बदल रहे हैं। लोग अब अनाज पर कम खर्च कर रहे हैं, फल, दूध, अंडों और जो पैक्ड फूड है, स्नैक्स हैं, उन पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मासिक प्रति व्यक्ति खपत के हिसाब से देखें तो गांवों में अनाज पर खर्च 185 रुपये है, यानी 4.91%, जबकि शहरों में 235 रुपये यानी 3.6%। जबकि दूध और दुग्ध उत्पादों पर गांवों में 314 रुपये खर्च हो रहा है, यानी 8.33%, और शहरों में 466 रुपये यानी 7.22%। अंडा, मछली और मटन पर गांवों में 185 रुपये खर्च किया जा रहा है, जो कि 4.91% है, जबकि शहरों में 231 रुपये यानी 3.57%। दिलचस्प यह है कि सबसे ज़्यादा खर्च लोग शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स और प्रोसेस्ड खाने पर कर रहे हैं। गांवों में 363 रुपये यानी 9.62% और शहरों में 687 रुपये यानी 10.64%। वैसे 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए केंद्र सरकार की जो मुफ्त अनाज योजना है, ये उसका भी असर हो सकता है कि लोगों का अनाज पर खर्च घटा है। खान पान से अलग जो खर्च हो रहा है उसको भी देखना दिलचस्प है। गांवों में लोग अब पान, तंबाकू पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई पर कम कर रहे हैं। गांवों में पान, तंबाकू पर मासिक प्रति व्यक्ति खपत पर खर्च 143 रुपये है, यानी 3.79%, जबकि शहरों में 157 रुपये यानी 2.43%। गांवों में पढ़ाई लिखाई पर 125 रुपये खर्च किए जाते हैं, यानी 3.30, जबकि शहरों में 374 रुपये यानी 5.78%। दो महत्वपूर्ण बातें इस सर्वे से निकलकर और सामने आई हैं। एक तो ये कि सबसे कम खर्च हमारे खेतिहर परिवार कर पा रहे हैं। कृषि में लगे लोग मासिक प्रति व्यक्ति खपत पर 3,702 रुपये खर्च करते हैं। गैर कृषि क्षेत्रों में लगे लोग इससे ज्यादा 4,074 रुपये खर्च कर रहे हैं। यानी कृषि क्षेत्र में लगे लोगों की कमाई और गैर कृषि में लगे लोगों से कम है। कृषि क्षेत्र के नियमित कामगार प्रति माह प्रति व्यक्ति 3,597 रुपये खर्च करते हैं और गैर कृषि क्षेत्र में नियमित कामगार 4,533 रुपये खर्च कर रहे हैं। इस सर्वे से एक अंदाजा राज्यों की हालत का भी मिलता है। ये दिखाई पड़ता है कि हिंदी पट्टी के राज्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। वहां मासिक प्रति व्यक्ति खपत पर खर्च का अनुपात सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2,466 रुपये घरेलू खर्च है। झारखंड में ये खर्च 2,763 रुपये है। ओडिशा प्रति माह 2,950 रुपये खर्च करता है। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो 3,113 रुपये प्रति महीना खर्च होते हैं, जबकि यूपी में ये खर्च 3,191 है और पश्चिमी बंगाल में 3,239 रुपये। बिहार में 3,384 रुपये का खर्च है। असम में थोड़ा ज़्यादा 3,432 रुपये खर्च होते हैं और संपन्न माने जाने वाले गुजरात में मासिक प्रति व्यक्ति खपत पर खर्च 3,798 रुपये है। और अब ये भी जान लेते कि सबसे ज़्यादा खर्च किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। सिक्किम के लोग महीने में औसत प्रति व्यक्ति खर्च 7,731 रुपये करते हैं, यानी सबसे अधिक खर्चा सिक्किम का व्यक्ति करता है अपने ऊपर। चंडीगढ़ में यह खर्च 7,467 रुपये का है। गोवा में यह खर्च 7,367 रुपये है। अंडमान निकोबार में 7,332 रुपये खर्च होते हैं और दिल्ली में 6,576 रुपये। NSSO के ये आंकड़े देश की जनता के हालात का एक अनुमान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अब 5% से भी कम रह गए हैं, तो वे 81 करोड़ लोग कौन हैं जिन्हें सरकार को आज भी मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। और आगे भी 5 साल यानी साल 2028 तक के लिए सरकार घोषणा कर चुकी है कि इस स्कीम को वो कंटिन्यू करेगी। ये देश की आबादी का करीब 62.5% ठहरता है। ये जो आंकड़ा है ये तब है जब एक और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे अगले कुछ सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा है।
इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा देता हूं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार पी वैद्यनाथन अय्यर मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका। और अर्थशास्त्री जानी मानी मिताली निकोरी जी मेरे साथ है, आपका भी स्वागत है मिताली जी। मेरा पहला सवाल मिताली आप ही से है, ये जो आंकड़े सामने आए हैं एनएसएसओ के, इसके मुताबिक तो 95% देश की आबादी ऐसी है जो अब गरीबी रेखा के ऊपर आ चुकी है, और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग फिगर दिखाई देता है कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और हम लोगों का जो खर्चा करने का तरीका है वो साल दर साल इंप्रूव होता जा रहा है। सी थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे शो पे बुलाया। ये डेफिनेटली अगर हम पूरा डेटा देखें तो अभी हम लोग सभी आई थिंक जो अर्थशास्त्र है इस पूरे पूरे सेक्टर में, हम लोग सभी इस डेटा को बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। तो जो मैं आज बोलूंगी वो बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी होगा, इसको भी मैं अभी स्टडी कर ही रही हूँ, कल ही निकला है ये डेटा। लेकिन इसके ऊपर मेरा सबसे पहला रिएक्शन, जो आपने पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया सारे डेटा से, आपने हमें यू टुक अस थ्रू द एंटायर डेटा, उससे मुझे ये समझ में आता है कि चाहे आपकी कोई भी क्लेम करा जाए कि 0 से 5% सिर्फ पॉवर्टी लाइन में अब लोग बचे हैं एक्सेट्रा, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डिस्ट्रेस में नहीं। एक एक ये हमें बात समझनी पड़ेगी कि हमारे गवर्नमेंट क्यों पीएम जीकेवाई वाली स्कीम लेके आ रहे हैं, क्यों वो ये स्कीम लेकर आ रहे हैं जिससे हमें राइस और वीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इतने लोगों को हो रहा है, ऑलमोस्ट 800 मिलियन लोगों को दिया जा रहा है राइस एंड वीट पिछले 3 साल से, और अभी एक और साल इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वो इसलिए नहीं है कि लोग सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक सपोर्ट मिल जाए, हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाए, और उनको एक सेफ्टी नेट, जिसे हम कहते हैं एक सोशल सेफ्टी नेट, वो उनको मिल जाए। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम पूरे देश में देख रहे हैं कि 2.5 गुना हमारा जो एमपीसी है वो बढ़ गया है, 2.5 गुना बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी लोग ऐसे हैं जो बहुत ही वेल टू डू हैं, उनको फिर भी एक सोशल सेफ्टी नेट की जरूरत है, और पीएमजीकेवाई जो स्कीम है उससे उनको ये सेफ्टी नेट मिल रहा है। वैद्यनाथन जी, मेरा सवाल आपसे यही था जो बात मिताली ने की, और वो ये कि करीब 81 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनको हम लोग सरकार के ज़रिए मदद पहुंच रही है, जिसको गरीब कल्याणकारी योजना कहा जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसमें सबसे मुफ्त राशन की बात है, चावल गेहूं और मोटा अनाज जिसको आप कहते हैं। क्या ये लोग उस गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके हैं जी, जिनको ये बेनिफिशरीज हैं इस सरकार की स्कीम के? कैसे देखना चाहिए एनएसएसओ के इस डेटा को? नहीं, ये तो साफ है कि एक्सपेंडिचर, जो ये मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है, ये इनकम पे भी आपको एक आइडिया देता है कि लोगों की इनकम बढ़ी है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1999 2000 से लेकर 2022-23 का आप डेटा देखोगे तो काफी देयर हैज बीन अ ह्यूज ग्रोथ, है ना। 2011-12 से भी 2022-23 में बहुत अच्छी तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, 164%, और रूरल में काफी, और रूरल हाउस होल्ड्स में ज्यादा तेजी से बढ़ा कंपेयर्ड विद अर्बन हाउस होल्ड्स। एक वो बात है। दूसरा, लेकिन पर कैपिटा आप इनकम देखते हैं, हमारे देश में ही पर कैपिटा इनकम कंपेयर्ड टू द डेवलप्ड कंट्रीज, पर कैपिटा इनकम तो काफी कम है। मुद्दा वो नहीं है कि देश में तो गरीबी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम ये इस बारे में ये फ्री फूड का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा आंकड़ा दिया है ये बार एनएसएसओ ने, जो आपने भी ध्यान दिया होगा। ये एक इम्प्यूटेड कॉस्ट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि हमने पहली बार जो आपको मुफ्त में मिलता है अनाज, दो चीजें, एक खाने की चीजें जो मुफ्त में मिलती है सरकार के बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स पे, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से, और जो नॉन फूड, जो खाद्य पदार्थ नहीं है, जो मुफ्त मिलती है, जैसे लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया या फिर स्कूल का यूनिफॉर्म हो गया या जूते हो गए, जो सरकार देती है लोगों को, उसका एक वैल्यू इन्होंने
एनएसएसओ ने पहली बार डाला है। तो वो वैल्यू का आप जब टेबल देखते हो तो मुझे बहुत चीज आश्चर्यजनक ये लगी कि जो हमारा बॉटम 5% ऑफ द पॉपुलेशन है रूरल हाउस होल्ड्स में, जो 0 से 5%, जो सबसे नीचे हैं, जिनका सबसे जी। कम मंथली एक्सपेंडिचर है, जिनका एक्सपेंडिचर 1373 रुपया है पर माह, उनको जो पैसा मिलता है मुफ्त राशन या मुफ्त कपड़े, स्कूल का यूनिफॉर्म या जूते या लैपटॉप, उसका महीने में सिर्फ उनको 68 रुपीज मिलता है। उसका एक वैल्यू पहली बार एनएसएसओ ने निकाला है। तो ये बॉटम में 68 रुपीज मिलता है, लेकिन जो उनसे 3 गुना ज्यादा जो लोग का एक्सपेंडिचर है, जिनका इनकम है, उनको सबसे ज्यादा मिलता है 93 रुपया। तो जैसे ये टारगेटिंग पे भी शायद बेटर टारगेटिंग से आप जो गरीब सबसे नीचे तबके के लोग हैं, घर हैं, वहां बेटर टारगेटिंग करके आप उनको जितना मिलता है अभी उससे ज्यादा मिल सकता है, ऐसे मुझे एक क्लियर तो क्या एक सिग्नल मिलता है। वैद्यनाथन जी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तमाम स्कीम्स के ज़रिए, तमाम जो हिंदुस्तान में सरकारी नीतियां रही उसके ज़रिए दिन पर दिन साल दर साल गरीब लोगों की संख्या में कमी आ रही है, लोग बाग अब सामर्थ्य हो रहे हैं, सामर्थ्यवान हो रहे हैं? हाँ, मेरे को लगता है कि आप गरीबी का डेफिनेशन रखोगे एक, कि गरीबी की एक लाइन आप डिसाइड करोगे, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक हमेशा से हमारे देश में गरीबी की रेखा डिसाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है ये कंजम्पशन। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल में लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो उस हिसाब से आप प्योर पॉवर्टी लाइन पे देखोगे तो जरूर काफी लोग पॉवर्टी से बाहर निकले होंगे, लेकिन आप ये हमेशा देखना चाहिए इसमें कि पर कैपिटा इनकम जो देश का है अभी बाकी देशों से बहुत कम है। तो हमारी जो गरीबी की रेखा है वो नेसेसरली सही रेखा है क्या, उस पे सवाल है मेरा। मैं ये नहीं बिल्कुल, कहता मेरा कि अगला सवाल बाहर यही होने उभर वाला के था, आए और लोग। वो मैं आपने बढ़िया टीजिंग दे दिया, टीजर पर दे दिया मुझे। मिताली, वो जो गरीबी की रेखा है जिसमें महीने आपको दिन के 30 रुपए या 31 रुपए जो जोड़ा गया था पिछली बार, क्या वो ठीक है या उसको भी करेक्ट करने की आवश्यकता है? क्योंकि अगर आप उस रेखा को शून्य पे ले जाएं तो हर देश में हर व्यक्ति अमीर है, कोई गरीबी नहीं है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम ये यूनाइटेड नेशंस की रेखा को देखें, तो यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत ही सिंपल रेखा लगाई हुई है सारी कंट्रीज के लिए। $1 पर डे की रेखा यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के लिए लगाई हुई है। पब्लिक मतलब नॉमिनल टर्म्स में जी। नहीं, इसे हम टेक्निकली पीपीपी टर्म्स में कहते हैं, परचेजिंग पावर टर्म्स में कहते हैं। तो $1 पर डे के हिसाब से अगर हम लोग चलते रहे तो फिर तो हम ऑफ कोर्स उस पॉइंट पे पहुंच ही जाएंगे कि हाँ, सब लोग अब $1 के ऊपर आ चुके हैं। आई थिंक हमें अपने देश के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉवर्टी लाइंस को सेट करने की अब बहुत जरूरत आ गई है। और ये यूनाइटेड नेशंस ने भी काफी ऐसे लाइंस खींचे हुए हैं। $10 का लाइन भी है, $2.5 का लाइन भी है, $5 का लाइन भी है, पर डे मैं कह रही हूँ, मतलब दिन में। तो ये अब एक पॉइंट आ चुका है जब हमें अब एज अ कंट्री एक पॉलिसी की जरूरत है कि हम देखें अब ये नया डेटा लेके, एमपीसीई वाला डेटा, कि क्या हमें एक नया रेखा खींचने की जरूरत है एक एक्सट्रीम पॉवर्टी की, जो कि हमें दिखाए कि पहले पर ठीक है अगर 0 to हम 5% अपने में ही आसपास थी। देखते हैं, मिताली जी, एक लास्ट कमेंट आपका चाह रहा हूँ, इनफैक्ट दोनों सवाल है मेरा, एक क्विक क्वेश्चन आखिरी मिनट में, कि हम अपने आसपास देखते हैं तो हमको गरीबी दिखाई देती है, हमको अभी भी लोग बाग परेशान दिखाई देते हैं और रोज खबरें सुनने को मिलती हैं। तो गरीबी कैसे दूर हो रही है, कैसे माना जाए? ये आंकड़े क्या सही तस्वीर दिखाते हैं? नहीं नहीं, ये आंकड़े सही दिखाते हैं और हमें साथ में भी आगे चलने के बारे में सोचना है, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन बास्केट है वो अब डाइवर्सिफाई हो रही है। जो हमारे लोग हैं कंट्री के, उनकी एस्पिरेशंस चेंज हो रही हैं। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सीरियल्स या सिर्फ अपनी भूख मिटाएं। ये जरूरी है कि हमारे कंट्री के लोग जो है उनको 3-4 चीजें और भी जरूरत है, जैसे इंटरनेट जी का पैक, वो भी आपके जी। कंजम्पशन बास्केट में आना एक एसेंशियल कमोडिटी है। तो इसे हमें रिवाइज करके एक नया लाइन बनानी पड़ेगी। वैद्या, एक लास्ट कमेंट आपका।
30 seconds. I have to wind up. नहीं, मुझे लगता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, अच्छी बात है। इसके साथ दो तीन चीजें जो साफ नजर आती हैं, मुझे लगता है कि लोगों का खाने पे खर्चा कम हो रहा है और खाने के अंदर में जो खाना खा रहे हैं वो बेहतर हो रहा है, सो विच इज अ पॉजिटिव साइन। जैसे हम फिश, मीट, अंडा, दूध, दही ये सब ज्यादा खा रहे हैं रूरल में और अर्बन में, दोनों में, तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा पर कैपिटा अभी भी काफी कम है, तो इनकम्स लोगों की बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और वो सिर्फ सरकारी नौकरी से होता नहीं है। आप देखते हैं हर राज्य में 100 लोगों की नौकरी के लिए 50,000 लोग आते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का आना और नौकरी के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच वैद्या, मिताली, वक्त निकालने के जुड़ने के लिए। तो लोगों की आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर फोकस, वैसी नीतियाँ बने, कार्यक्रम बने, और वो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों के सहयोग से ही हो सकता है। तभी असली तौर पर मजबूती के साथ इस गरीबी नाम की बीमारी से लड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 3 बैंकों पर तय नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगाया है। लेंडर्स डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 में नियम पालन न करने के मामले में एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपए का और कैनरा बैंक पर 32,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने आज अपनी इस कार्रवाई पर कहा कि तय नियमों के उल्लंघन को देखते हुए उसने अपनी शक्तियों का ये प्रयोग किया है। और एक और महत्वपूर्ण खबर, कल 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं में राज्यसभा सांसदों के चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। उत्तर प्रदेश से 10, कर्नाटक से 4 और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की 1 सीट के लिए चुनाव होना है। इनमें सबसे दिलचस्प उत्तर प्रदेश है, जहां 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार खड़े हैं। बीजेपी के 7 उम्मीदवार जीतने पक्के हैं, लेकिन उसने ऐन मौके पर अपना 8वां उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार खड़े हैं। उनका जीतना तब तक तय पक्का था जब तक बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। इस बीच सपा के विधायकों की अखिलेश यादव के घर पर एक अहम बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक इनमें सपा के 8 विधायक नहीं पहुंचे हैं। तो क्या कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है रणनीति? कैसे समाजवादी पार्टी अपने इन लापता 8 विधायकों को कल सदन में लेके आएगी? देखते हैं मेरे सहयोगी की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। अगर विधानसभा के अंगणित की बात करें तो न ही सपा के पास आसानी से तीसरा प्रत्याशी जिताने की क्षमता है और न ही भारतीय जनता पार्टी के पास बिना समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़े अपना 8वां प्रत्याशी जिताने वाले नंबर्स। बावजूद इसके जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। अंत्योदय से जुड़े लोगों के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं, उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उस विकास यात्रा के साथ जुड़े हैं और हम सब लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। चुनाव होगा, परिणाम की प्रतीक्षा करिए, क्योंकि जो इंतज़ार का मज़ा है ना वो राज में है, तो राज कल सामने आ जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। यूपी विधानसभा के अंगणित के हिसाब से कुल 399 वोट हैं। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में 4 सीटें खाली हैं। इनमें बीजेपी के पास कुल 252 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के समर्थन में अपना दल के 13, आरएलडी के 9, निषाद पार्टी के 6, सुभाषपा के 6 और राजा भैया के 2 विधायक शामिल हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो सपा के पास कुल 108 और कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास कुल 1 विधायक है। इनमें सपा के 2 और सुभाषपा का 1 विधायक जेल में है, इसलिए वोट नहीं दे सकते, यानी कुल वोट पड़ेंगे 396। चुनाव फंसता हुआ देख भाजपा और सपा दोनों ने राजा से संपर्क साधा और उन्हें खींचने की कोशिश की। अब जब राजा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बता दिया कि आखिर राजा भैया किसके साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हैं, हम और हमारे दोनों विधायक हम लोग। बैठकों के दौर में सपा विधायकों का भी जीत का दावा है। बैठक में बताया गया कि भाई हमको अपने प्रत्याशियों को जिताना है और सब लोग, हम लोगों की ट्रेनिंग भी हुई, ट्रेनिंग में सारे विधायक पास हो गए, किसी का कोई एक वोट भी इधर उधर नहीं गया। यूपी में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 36.2 वोट चाहिए होते हैं।
समाजवादी पार्टी को अगर अपने तीनों प्रत्याशी जिताने हैं तो उसे चाहिए होंगे 108.6 वोट, लेकिन उसके पास है 108 और साथ ही उसे क्रॉस वोटिंग का भी डर है। वहीं बीजेपी को अगर अपने 8 प्रत्याशी जिताने हैं तो उसे वोट चाहिए होंगे 289.6, लेकिन उसके पास हैं 287। अब एक वोट बीएसपी का है, जिसको लेकर के रुख साफ नहीं है कि वो वोट देंगे या नहीं देंगे, और अगर देंगे तो किसको देंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहती है कि बीएसपी वोटिंग से दूर रहे, वहीं बीजेपी बीएसपी के विधायक को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश में लगी हुई है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और सपा अपने अपने वोटों को सहेजने में लगे हुए हैं। दोनों दलों के विधायक सोमवार शाम को डिनर पर बुलाए गए। इससे पहले सभी ने अपने अपने विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें ये बता दिया कि उन्हें किस प्रत्याशी को वोट करना है। आज की रात समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के लिए भारी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता तो मंगलवार शाम को चलेगा, लेकिन इस जीत और हार में जो संदेश छुपा होगा उसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कल इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और उनके एक पार्टी कार्यकर्ता की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात में 2 और लोग घायल हुए। पुलिस को शक है कि उनकी हत्या किसी प्रोफेशनल गैंग ने की है। पुलिस को घटना से जुड़े कुछ सुराग मिले हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच के आदेश जरूर दिए जाएंगे। रविवार शाम करीब 5 बजे ये सफेद रंग की i10 कार इस फॉर्च्यूनर कार का पीछा कर रही थी। फॉर्च्यूनर कार जैसे ही बहादुरगढ़ के बाहर इस बरही रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची, रेलवे फाटक बंद हो गया। इसके बाद तुरंत 4-5 शूटर i10 कार से उतरे और उन्होंने फॉर्च्यूनर पर चारों तरफ से अत्याधुनिक हथियारों से करीब 20 राउंड फायरिंग की। इसके बाद शूटर यू टर्न लेकर भाग गए। वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर यहाँ बरही गांव की तरफ से आ रहे थे और यहाँ बहादुरगढ़ की तरफ अपने घर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे ये रेलवे फाटक उस वक्त बंद हो गया और जैसे ही फाटक बंद हो गया उनके पीछे एक i20 कार में सवार 4 शूटर उतरे और उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यहाँ पर जो नफे सिंह की बहन का लड़का है वो यहाँ पर बैठकर गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। उसके ठीक बगल में नफे सिंह बैठे हुए थे और पीछे जय किशन दलाल जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए थे और साथ में जो गनमैन था वो पीछे बैठा हुआ था। इस घटना में इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष नफे सिंह और उनकी पार्टी से जुड़े जय किशन दलाल की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा उनका भांजा राकेश और एक गनमैन घायल हो गए। नफे सिंह की कार चला रहे राकेश की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। ये मामला 7 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। आरोपियों में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और पूर्व मंत्री मांगेराम राठी का परिवार है। दरअसल 2023 में मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। हत्या से पहले उन्होंने एक ऑडियो क्लिप में नफे सिंह पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। आरोप था कि नफे सिंह उसकी संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है। इसके बाद नफे सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था और वो अग्रिम जमानत पर थे। तब से नफे सिंह और मांगेराम के परिवार के बीच दुश्मनी थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि हत्या किसने करवाई, लेकिन ये साफ है कि नफे सिंह की हत्या किसी प्रोफेशनल गैंग के शूटरों ने की है, क्योंकि जिस तर्ज पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला, करनी सेना के नेता सुखदेव गोगामेड़ी और गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या हुई, उसी तर्ज पर शूटरों ने रेकी की और फिर आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नफे सिंह की हत्या कर दी। दरअसल ये हत्या लोगों को सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव गोगामड़ी की हत्या के तरीकों को याद दिला रही है। इसलिए अचानक चर्चा में बिश्नोई गैंग का भी नाम आ रहा है, जो इस पूरे मामले को चिंताजनक बनाता है। सूत्रों की माने तो जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो फरीदाबाद की है। एक शूटर की भी पहचान हुई है। नफे सिंह के बेटे का कहना है कि बार बार कहने के बाद भी हरियाणा सरकार ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। हत्या के पीछे मांगेराम का परिवार और सरकार है। एसपी साहब से 2 महीने पहले 3 महीने पहले पापा मिले भी थे। खट्टर साहब से खुद मिले थे, कई मर्तबा मिले थे लिखित में, डीजीपी को, सीआईडी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, होम मिनिस्टर को, हर उस आला कमान को
दरखास्त दी थी जिससे कि ये हो कि भी हमारे परिवार की सुरक्षा हो जाए। कहीं ना कहीं हमारे पिताजी को मरवाने की साजिश में सरकार भी शामिल है। उधर नफी सिंह की हत्या से नाराज INLD कार्यकर्ताओं ने बहादुरगढ़ सिविल अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। जिन लोगों ने विधायक नफी सिंह राठी जी का मर्डर किया है या करवाया है उनको गिरफ्तार करे पुलिस प्रशासन, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। और नाम दे दिए इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा इसके बारे में। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। अब तक साफ नहीं है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है। बहादुरगढ़ से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। चुनावी गड़बड़ी के आरोपों के बीच पाकिस्तान में नई सरकार अभी तक नहीं बन पाई है। हालांकि शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है और सियासी सौदे के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बनेंगे। इस सब के बीच पहली बार पाकिस्तान के किसी प्रांत की मुख्यमंत्री एक महिला बनी है। यह है PMLN की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, जिन्होंने आज पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 50 साल की मरियम नवाज ने 76 साल के पाकिस्तान के इतिहास में एक नई इबारत लिख दी है। पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है। अब मरियम नवाज पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, उसकी मुख्यमंत्री बनी है। मरियम नवाज जो हैं वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं। 2019 में इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। मरियम नवाज पाकिस्तान में अपनी मुखर आवाज के लिए जानी जाती हैं। इनको नवाज शरीफ की उत्तराधिकारी और भविष्य की प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जाता है। मरियम नवाज का जन्म 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में हुआ। नवाज शरीफ कुलसुम नवाज की 3 संतानों में वो सबसे छोटी हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। नवाज शरीफ जब 1997 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मरियम नवाज उनकी नजदीकी सलाहकार बन गईं। वह दरअसल अपने पिता के हमसाये की तरह राजनीति में कदम बढ़ाने लगीं। 1999 में जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट दिया और नवाज शरीफ को 2000 में देश छोड़ना पड़ा, जब उनको माफी दी गई उसके बाद, तो फिर मरियम नवाज भी उनके साथ रहीं। सऊदी अरब में लंबा निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। 2008 में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने जब गद्दी छोड़ी और पाकिस्तान में चुनाव हुए तो मरियम नवाज ने अपने पिता के लिए काम किया। उसके दौरान भी वो काम करती रहीं। मरियम नवाज की राजनीति में औपचारिक एंट्री 2012 में हुई, जब नवाज शरीफ ने इसकी इजाजत दी। 2013 चुनाव में उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया गया और PMLN के प्रचार की कमान दी गई। 2013 में जो चुनाव हुए, नवाज शरीफ पूर्ण बहुमत से चुनकर आए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मरियम नवाज को पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट जो बोर्ड है उसका चेयरपर्सन बनाया गया। लेकिन 2014 में जो है उनको एक और ओहदा दिया गया, वो था PM यूथ प्रोग्राम की चेयरपर्सन का। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। 2017 में मरियम नवाज को दुनिया की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली महिलाओं की BBC की लिस्ट में शुमार किया गया। दिसंबर 2017 में उनको न्यूयॉर्क टाइम्स की 11 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की फहरिस्त में भी जगह मिली। लेकिन 2017 में पानामा पेपर्स का मामला सामने आया और नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रधानमंत्री पद के अयोग्य करार दिया। मरियम नवाज पर भी भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगे। पिता पुत्री दोनों को जेल में डाल दिया गया। 2018 में पाकिस्तान में जब चुनाव हुआ तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों जेल में ही थे। माना गया कि पाकिस्तान की सेना इमरान खान के पीछे खड़ी है और उसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए नवाज और मरियम नवाज को जेल में डाला गया। 2018 में हुआ भी वही, इमरान खान प्रधानमंत्री बने। 2019 में नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत मिली। फिर 2023 में ही वो लौटे चुनाव से पहले। इस बीच 2019 में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद मरियम नवाज जो हैं वो इमरान सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करती रही। इमरान खान पर भी इसके बाद तोशाखाना समेत भ्रष्टाचार के कई आरोप जो हैं वो लगे। उनको जेल में डाला गया, आरोप सिद्ध भी हुआ और वो 34 साल के आसपास की सज़ा काट रहे हैं। गौरतलब है कि मरियम नवाज अपनी रैलियों में बार बार ये कहती थीं कि 2018 के चुनाव में शरीफ को जेल भेजा गया, उनको जेल में बंद रखा गया। तो इस बार के मैदान में तभी बराबरी का मुकाबला होगा जब इमरान खान जेल में हो।
इमरान के जेल में रहते ही चुनाव हुए इस बार, और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई समर्थित आज़ाद उम्मीदवार और जो पंजाब में पीएमएलएन को जो है वो बहुमत मिली, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के साथ साथ जो नेशनल असेंबली है वहाँ किसी भी पार्टी को सामान्य बहुमत नहीं मिला है। मरियम जो है पंजाब प्रांत की और नेशनल असेंबली दोनों के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीती थी। 2024 चुनाव नतीजों के बाद पीएमएलएन और पीपीपी के बीच सत्ता का जो बंटवारा हुआ है उसके तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का नाम तय हुआ है और पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर मरियम नवाज को ये जो गद्दी है वो दी गई है। बदले में पीपीपी के आसिफ अली जरदारी को पंजाब का राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ये तय हुआ है, वो उम्मीदवार बनेंगे। पीपीपी और पीएमएल वोट करेंगे उनको। मरियम नवाज ने एक राजनीतिक समझौते के तहत ही पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत की कुर्सी संभाल कर एक मजबूत संदेश दिया है। हालांकि बेनजीर भुट्टो महिला प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान की सत्ता संभाल चुकी हैं, लेकिन मरियम नवाज का पंजाब का मुख्यमंत्री बनना पाकिस्तान की राजनीति में महिलाओं की मजबूत दखल का एक और नमूना है। तो आज इतना ही खबरों की खबर में। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।